हेलो बच्चों, उम्मीद है आप फिट फाट होंगे और अपनी एग्जामिनेशन की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। ये जो सीरीज है क्लास 12 फिजिक्स वाले बच्चों के लिए, जिसमें मैं पीवाईक्यूज प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को चालू करके रखा है आपकी हेल्प करने के लिए। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 के पीवाईक्यूज को और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं याद दिला दूं कि अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, लाइक बने, तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। और अगर ये वीडियो वाकई आपकी हेल्प करे, आपको लगे नहीं मुझे इससे फायदा हुआ है, अरविंद सर की मेहनत ईमानदारी से भरी हुई है, तो अपने एक दोस्त को ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे उसको मिलेगा एक अच्छा कंटेंट पढ़ने के लिए। अरविंद सर को मिलेगा पॉजिटिव मोटिवेशन कि मैं और बेहतर अपने बच्चों की मदद कैसे कर सकूं और कैसे अच्छी वीडियो बना के आपको दूं। आपकी तरफ से अरविंद सर को ये होगी गुरु दक्षिणा, जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं लग रहा होगा। चलिए बात को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जो पीवाईक्यूज हैं काफी रिसर्च बेस्ड हैं, ध्यान से मैंने बनाया है। तो सेकंड है पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, पीवाईक्यूज प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। कई बच्चे ऐसा चाहते हैं कि जो मैं यहाँ कर रहा हूं उसका आपको पीडीएफ मिल जाए बेटा। तो पीडीएफ लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं बेटा, उसके लिए अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। यहां पर मैं पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, आपको मिल जाएगा। कई बच्चे ये चाहते हैं कि मुझसे पढ़ना, तो अरविंद एकेडमी ऐप भी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको। यहाँ पर कई सारे कोर्सेज हैं, यहाँ तक कि ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप कर रहे हैं, इसके अलावा भी कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने दिए श्योर शॉर्ट क्वेश्चन के नाम पर, जो आप देख सकते हैं। और लेकर अगर वो भी लगा लेते हैं इसके साथ, तो समझ लीजिए एकदम मजा आ जाएगा आपको, एकदम गारंटी है सक्सेस। खैर एनीवे, आप देखिए अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और देखिए वो कोर्सेज कैसे आपकी मदद कर सकते हैं। चलिए बात को स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पढ़ाई के दौरान हम लोग प्योर टीचिंग पर ही रहते हैं। तो ये साहब आ गया आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने, और मैं करता जाऊंगा और आप ध्यानपूर्वक सुनते जाइए, समझते जाइए। बीच में मैं मौका दूंगा अगर कोई बच्चा स्क्रीनशॉट या नोट करना चाहे तो। पहला क्वेश्चन है 2020 में आया हुआ, एन स्मॉल कंडक्टिंग लिक्विड ड्रॉपलेट्स ईच ऑफ रेडियस आर चार्ज टू ए पोटेंशियल वी। हर जो बूंद है छोटी छोटी, इसका रेडियस आर है, पोटेंशियल वी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। और कितनी बूंदें हैं? एन हैं। टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स कितनी है? ड्रॉपलेट्स बोल दीजिए, जो भी बोला उन्होंने। These droplets converge to form a single large drop without any charge leakage. Find the potential of the large drop. ठीक है, अभी जो छोटी छोटी बूंदें थी बेटा, कई सारी जो n थी, ये सब मिलकर एक बड़ी बूंद बना लेते हैं। इस बड़ी बूंद का रेडियस हम कंसीडर कर लेते हैं कैपिटल R, और छोटी बूंद के बारे में सारी चर्चाएं यहां लिखी हुई हैं। यहां पर मान लेते हैं कि हर बूंद के ऊपर जो चार्ज था वो Q था, और इस पे कितना चार्ज हो जाएगा? Q। और हम जानते हैं कैपिटल Q की वैल्यू चार्ज कंजर्वेशन से NQ के बराबर होगी। चार्ज लीकेज नहीं हुआ है। अगर QQ सब पे चार्ज है, तो टोटल चार्ज कितना है? N इंटू Q। तो बड़े वाले पे तो N इंटू Q चार्ज होगा। इतनी जानकारी हमें मिल गई है, लेकिन पूछा है कि इसका हमें पोटेंशियल बताइए। पहले वाले का तो V है, तो छोटे वाले के लिए, इस छोटी ड्रॉप के लिए हमारा, जिसे मैं VS लिख दूं, तो इसका पोटेंशियल क्या लिखा जा सकता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। मेरे ख्याल से आप इससे सहमत हैं। अब मैं बड़ी ड्रॉप की बात करूं, तो उसके लिए V बिगर ड्रॉप लिख देता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज अपॉन रेडियस। अब टोटल चार्ज की कहानी तो यहां से मिल जाएगी, जिसे आप लिख सकेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q की वैल्यू NQ अपॉन R, कैपिटल R। इस स्मॉल और कैपिटल R में क्या रिलेशनशिप है वो भी हमको मिल जाएगी, क्योंकि ये सब मिलके जितना वॉल्यूम देंगे वही तो सेम रहेगा। इसके वॉल्यूम कंजर्वेशन लगा देते हैं यहां पर। तो छोटी वाली ड्रॉप्स थी N, इनका एक का वॉल्यूम है 4/3 पाई R क्यूब। अब बड़ी वाली ड्रॉप का है 4/3 पाई R क्यूब। ये क्या किया? वॉल्यूम कंजर्व करा दिया। मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूं, इतने से समझ जाएंगे आप। 4/3 का 2 और कैपिटल R की वैल्यू कितनी हो गई?
n की पावर 1/3 r, ये रिलेशनशिप हमारे हाथ में और आ गई। इस रिलेशनशिप का यहां पर हम लोग वैल्यू को पुट कर देंगे, तो ये VB क्या हो गया हमारे हाथ में अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट NQ, और इस कैपिटल R की जगह n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r। बात समझ में आती है, कोई इसमें परेशानी थोड़ी है। अब VB की बात करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, n की पावर 1/3 ऊपर जाएगा तो ये जाएगा n 1 - 1/3 Q/r, और ये 1 में से 1/3 घटाओगे तो 2/3 बचेगा, तो n की पावर 2/3, और ये वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। अब इतनी वैल्यू को देखिए, ये तो ये तो पहले वाली की VS है ना, तो ये वैल्यू क्या बन गई, जो VS था और ये V के बराबर था, तो हम लिख सकते हैं VB इज इक्वल टू n की पावर 2/3 इंटू V, एंड दिस इज द आंसर। ये हमारा और आपका आंसर हो गया कि बड़ी वाली ड्रॉप पे जो पोटेंशियल है n की पावर 2/3 इंटू V, दिस इज द आंसर। तो मैं यहां से हटता हूं। स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें आप तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या इसको क्या बोलना चाहिए, पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। ये इस तरीके से सॉल्व होगा। इस फॉर्मूले को आप MCQ कहीं आए तो यूज एज ए फॉर्मूला फॉर MCQ। अब यहां ये MCQ नहीं था तो हमने करके दिखाया, वरना ये MCQ की तरह इसका इस्तेमाल, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घूम फिर के आता रहता है आपके यहाँ, समझ गए होंगे, कोई दम नहीं है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की बेटा। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, और 2 पॉइंट चार्जेस Qn - 2 यहां पर आर केप्ट एट ए डिस्टेंस D अपार्ट, ये रखो यहां Q, और इससे D दूरी पर -2Q एक और चार्ज रखा हुआ है। फाइंड द लोकेशन ऑफ पॉइंट रिलेटिव टू चार्ज Q एट विच पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम ऑफ चार्ज इज 0। यहां से कितनी दूरी पर, सपोज करिए x दूरी पर, आप पोटेंशियल को V नेट इज इक्वल टू 0 लेने की चाहत में हैं। टोटल डिस्टेंस D था तो ये हो गया D - x। इसको समझाने के लिए 1 कर देते हैं, इसको समझाने के लिए 2 कर देते हैं। तो V नेट का मतलब क्या है बेटा, V नेट का मतलब है V1 + V2, और क्या, इसके द्वारा बनाया गया पोटेंशियल यहां P पॉइंट पर, और इसके द्वारा बनाया गया पोटेंशियल इस पॉइंट पर। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/x प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q की जगह -2Q और D - x। अब ये V नेट तो होना चाहिए 0 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहां पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, डिवाइड मार दीजिए, तो ये आ जाएगा Q/x -2Q/D - x बराबर 0। Q से Q भी काट दीजिए, ठीक है, या मैं इधर ले जाता हूं पहले तो आपको आसानी से दिखाई पड़ेगा। 2Q/D - x, Q कैंसिल हो गया, D - x बराबर 2x, तो यहां वैल्यू आ गई 3x बराबर D, तो x बराबर D/3, और ये आपका आंसर आ गया। देखिए कोई भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप बहुत ही प्रेम पूर्वक ठंडे दिमाग से चलेंगे, फॉर्मूले याद रखेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट लगाते रहेंगे, बेहतर ढंग से सवाल निकल जाएंगे। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगला सवाल करते हैं। मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट या जो भी तरीका होगा आपने इस्तेमाल किया होगा। आगे अगले सवाल की चर्चा करते हैं, 2022 में आया हुआ। अब इसमें देखिए, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट XYZ इज गिवन बाई V इज इक्वल टू 3x²। ये रिलेशनशिप दे रखी है, और वेयर x इज द इन मीटर्स एंड V इज वोल्ट्स। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। 4 ऑप्शन है, बताना है आपको।
तो ठीक है, हम लोग बात करते हैं। तो यहां पर देखिए हमारा रिलेशनशिप होता है E इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी एक्स। इस फॉर्मूले को हम पहचानते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, E इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन डी एक्स करेंगे। माइनस लिखा, d अपॉन डी एक्स इंटू 3x स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ गई, माइनस 6x। आप देख पा रहे होंगे 3x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करने पर 6x की वैल्यू होगी माइनस साइन के साथ। इसका मतलब क्या हो गया कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये हमारा x एक्सिस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का दिशा माइनस x एक्सिस की तरफ है। ये माइनस साइन शो कर रहा है। तो इसके हिसाब से अच्छा पॉइंट भी बोला है तो पॉइंट लगा दीजिए, यहीं लिख देता हूं E102। तो केवल x ही है तो ये माइनस 6 वोल्ट आ जाएगा। वोल्ट लिख दिया, सॉरी, इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, तो वोल्ट पर मीटर। तो माइनस 6 वोल्ट पर मीटर का क्या मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 6 है, माइनस साइन शो कर रहा है निगेटिव x डायरेक्शन की तरफ। तो ये इस वजह से इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड is 6 volt per meter in minus x axis direction। बात समझ गए होंगे, अगर प्लस होता तो प्लस x एक्सिस की तरफ होता। इसको जब लिखते हैं तो इस तरह से भी लिखते हैं, कई सवालों में आगे मिल सकता है, ये आपको तैयारी रखनी चाहिए। अगर वेक्टोरली लिखेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, -6i कैप। इस तरीके से पकड़ बना के चलिएगा, जैसे कभी दिक्कत ना आए। वेक्टर की नॉलेज जितनी अच्छी होगी उतने ही आपके कष्ट कम होंगे। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए और फिर आगे की चर्चा करेंगे। तो ये साहब मेरे ख्याल से दिख रहा है, इसको सरकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट कर लिया होगा इतनी देर में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ये रहा अगला क्वेश्चन और इसमें पूछा गया है इक्विपोटेंशियल्स एट ए लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम ए collection of charges whose total sum is not zero। यहां पे कई सारे चार्ज हैं, Q1 प्लस का है, माइनस Q2 प्लस Q3। इसकी वजह से काफी दूरी पर हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा मिलेगा। तो जब बहुत दूरी पे चले जाएंगे तो ये सारे के सारे चार्ज के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है, तो वो सेंटर पे जैसे होने लगती है तो आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस स्फेयर नुमा मिलेगी, स्फेयर। तो आंसर हो जाएगा ए। जब डिस्टेंस आपकी ज्यादा होगी तो ये चार्जेस कैसे बिहेव करेंगे, जैसे स्फेयर्स के सेंटर पे रखे गए हों। तो इसको भी नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मेरे ख्याल से इसको नोट कर लिया होगा। अगली बात करते हैं। ये देखिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो इसका मैंने डायग्राम ही डाल दिया है जिससे आपको समझने में और मुझे समझाने में तकलीफ ना हो। तो ये देखिए इसका ये डायग्राम पड़ा हुआ, ये इंपॉर्टेंट बहुत है क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए। इक्विपोटेंशियल सरफेस डायपोल की वजह से क्या बनती हैं ये बनाने को आता है। तो ये देखिए यहां पर प्लस है, प्लस क्यू, ये माइनस क्यू है, और यहां पे जो सर्कल्स बने हुए हैं ये देख रहे हैं ना, ये डॉटेड लाइनें, ये इक्विपोटेंशियल सरफेसेस हैं। ये जो प्लस क्यू है ये इसकी सेंटर पर नहीं है, ध्यान देना। ये जो सर्किल है उससे खिसका हुआ है, देख रहे हो, ये प्लस है तो सर्किल ऐसे है, ऐसे है, सेंटर नहीं है उसका, ध्यान रखना इस बात का। और यहां पर माइनस से इस तरीके से है, यहां पे खिसकते हुए ऐसे। तो आप जब इसका डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस याली इक्विपोटेंशियल है, ये इक्विपोटेंशियल, ये इक्विपोटेंशियल, इसी तरह बाकी। और ये जो लाइंस दिख रही हैं एरो वाली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो कि आप हमेशा
इक्विपोटेंशियल सरफेसेस से परपेंडिकुलर होती हैं। तो ये भी आप तैयारी, ये भी जानकारी है ही है आपको और ध्यान रखनी चाहिए। तो इस डायग्राम को दिमाग में बना लीजिए। क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक डायपोल की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाई जाए, इस तरह बनेगी। ये बात का खास तौर पे नोट लिख दिया है, इसका आप ध्यान रखिएगा। सेंटर पर, इसको सेंटर पर ना बनाइएगा, नॉट ऑन द सेंटर, नॉट एट द सेंटर। ठीक है, अगली चर्चा को जन्म देते हैं। ए क्यूब ऑफ 20 सेंटीमीटर इज केप्ट इन ए रीजन एज शोन इन द फिगर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड E exists in the region such that the potential at a point is given by this one, where V is in volts and X is in meter. Find the electric field E. अब हम ये जानते हैं कि V दे रखा है यहाँ पर 10x + 5। हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है E वो -dV/dx होता है। तो -d/dx ये वैल्यू हो गई 10x + 5 का डिफरेंशिएशन। तो E बराबर यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, केवल -10 बचेगा। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर क्वांटिटी की तरफ लिखे, माइनस साइन क्या बता रहा है, -x डायरेक्शन में। यानी E अगर वेक्टोरली लिखी जाए तो आप लिख सकते हैं -10i। ऐसे पकड़ेंगे तो मजा आएगा आपको। ठीक है, माइनस का मतलब किधर है, -x डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है। बहुत आसान होता है। तो पहला तो निपट गया, ये पहला पार्ट था, यहां कहीं लिख देना चाहिए, ये पहले पार्ट का आंसर है। दूसरे पार्ट की चर्चा करते हैं मेरे बच्चों। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब। अच्छा भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्यूब तो आप पहले चैप्टर में ही दर्शन ले चुके हैं। अगर मैं इसको 1 मानूं, इसको 2 मानूं और ये 3, 4, 5, 6, एक क्यूब की 6 सरफेसेस होती हैं, और ये जो 3, 4, 5, 6 हैं, इससे तो कोई भी फ्लक्स नहीं जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन -x डायरेक्शन में है। यानी यहां इसकी जैसे समझा दूं एक बार, इस तीसरे वाले नंबर के लिए इसका एरिया वेक्टर किधर है, ऊपर, ए से ही दिखा देते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बन रहा है, इधर। तो देयर इज ए एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो cos 90 0 होता है, तो फ्लक्स वहां से जाएगा ही नहीं। यही कहानी 3, 4, 5, 6 के लिए हो जाएगी। यानी कि फ्लक्स 3 से, 4 से, 5 से और 6 से कितना होगा, 0। क्यों, क्योंकि हमारा थीटा यहां पर 90 डिग्री है। बात पकड़ में आ गई होगी। अब रही बात 1 नंबर और 2 नंबर की। तो 1 नंबर पे आ जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और एरिया वेक्टर भी इधर, ए से ही शो कर देते हैं। तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया, 0। तो मैं यहां लिख देता हूं, टोटल फ्लक्स की बात की जाए तो आप क्लोज्ड इंटीग्रल E.ds लिखते हैं। फिर ये जान चुके हैं आप पिछले चैप्टर में, सबकी वैल्यू 0 है, तो मैं छोड़ देता हूं, सीधे लिखता हूं 1 में कितना होगा फ्लक्स और 2 में कितना होगा फ्लक्स, और बाकी सब की जो कहानी थी वो 0 आ रही थी। आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से बातचीत जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, यहां पे थीटा 90 है, तो क्या लिखेंगे, E लिख दीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि है 10। तो 10 और साथ में इसका स्क्वायर, इसका एरिया लिख देता हूं। इस एरिया को मैं 20 सेंटीमीटर है, तो 20 × 10⁻⁻² का स्क्वायर कर दीजिए। एज है ना, हाँ। और cos 90 था यहां पर, तो प्लस, ये वैल्यू प्लस की रही, साथ में लिख देता हूं, चलो cos 0। और अगले में चर्चा करेंगे तो अगेन 10 और 20 × 10⁻⁻² का स्क्वायर, और एंगल कितना हो गया, cos 180 डिग्री, क्योंकि यहां पर सेकंड पर इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में अंदर और एरिया वेक्टर है बाहर। तो यहां थीटा कितना हो गया, 180 डिग्री। ये पिछले वाले चैप्टर में अच्छी तरह और बताया हुआ है, बात तो पकड़ पा रहे होगे। cos 180 होता है -1। तो ये देखिए, ये हो गई प्लस की वैल्यू सेम 20 × 10 × 20 × -2 का स्क्वायर प्लस का, और ये cos 01 होता है 10
20 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर, और ये रहा -1। ये माइनस ये प्लस सेम क्वांटिटी है, वैल्यू 0 आ गई। तो आंसर कितना आ गया इसका? 0। आप इसको नोट कर सकते हैं, समझ में पूरी बात आई होगी। तो इससे मैं ऊपर से नीचे लाता हूं बेटा, और ये इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। बड़े आसानी से समझ गए होंगे। तो स्क्रीनशॉट या पॉज करके नोट करना जो भी पसंद आए। और इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूं, हो ही गया था वैसे। इस तरीके से इसकी कहानी बन जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बेटा, क्या है अगले क्वेश्चन में। तो ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, 2020 में आया हुआ। The magnitude of electric field in Newton per coulomb in a region varies with the distance r in meter as E is equal to 10 r plus 5. By how much does the electric potential increase in moving from point r is equal to 1 meter to r is equal to 10 meter? देखिए, जब पोटेंशियल डिफरेंस दिया हो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो हम लिखते हैं E is equal to माइनस dV अपॉन dr। और अगर इसी को देखिए इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ई डी आर बराबर माइनस डीवी, या डीवी बराबर माइनस ई डी आर। इंटीग्रेट कर दें बोथ साइड अगर, तो ये वैल्यू हो जाती वी माइनस ई डॉट डी आर। तो ये क्यों बताया मैंने? देखिए, जब आपको पोटेंशियल पता हो, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, तो ये फॉर्मूला। और जब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो और उससे पोटेंशियल निकालना हो, तो ये फॉर्मूला। पोटेंशियल पता, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड पता, पोटेंशियल निकाला। तो इस केस में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड पता लेकिन पोटेंशियल नहीं पता। तो ये हमारे दोस्त हैं, ये काम आएंगे। तो चलिए लगा देना बेहतर होगा। तो बात आप समझ गए हैं। तो मैं एक बार लिख देता हूं, V इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, और माइनस लिखा, E कितना था 10R प्लस 5dr। कहां से कहां तक? 1 से लेकर 10 मीटर तक। अब इसका इंटीग्रेशन हम और आप जानते हैं। 10R का करोगे तो 10R स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5R, और 1 से 10 तक की लोअर से अपर लिमिट लग गई। 2 से काटोगे तो 5R स्क्वायर प्लस 5R, 1 से 10 वैल्यू रख दो पहले। तो 10 इंटू 10 100 इंटू 5 500 प्लस 50, 1 रखोगे तो -5 प्लस 5। तो 550 में 10 जाता हुआ दिख रहा है, तो -540 वोल्ट इज द आंसर। तो इस तरह से मैंने सवाल पिकअप किए हैं कि आपको कोई भी रोक ना सके, टोक ना सके। चलिए नोट कीजिए, अगला सवाल फिर इसके आगे का लेंगे। मेरे ख्याल से आपने इसको नोट कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्क्रीनशॉट या पॉज करके, जो भी आपको सूट करता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2022 में आया हुआ। तो यहां पर लिखा हुआ है A प्लस 3 नैनो कूलाम चार्ज Q is initially at rest at a distance of 10 centimeter from a 5.0 nano coulomb charge Q fixed at the origin। अच्छा, तो ये कुछ यहां पर रखो, एक चार्ज यहां पर है, मेरे ख्याल से ये Q है, और इसकी वैल्यू है 5 नैनो कूलाम प्लस का। इससे 10 नहीं, हाँ 10 सेंटीमीटर दूर हम यहां पर मान लेते हैं एक कैपिटल Q चार्ज है, जिसकी वैल्यू थी +3 नैनो कूलाम। अब इसको क्या किया है, द चार्ज Q इज मूव्ड, इस Q वाले को मूव किया है अवे, दूर, फ्रॉम Q टू ए न्यू पोजीशन R2 15 सेंटीमीटर। ये 10 था ना, अब एक यहां पहुंच गए आप जहां पर 15 सेंटीमीटर का गैप आ गया है। इस पॉइंट को आप P कह दीजिए, इस पॉइंट को Q कह दीजिए। Q तो खैर लिखा हुआ तो Q ना कहिए, PQR, R कह देते हैं, P और R, ठीक है बेटा। अब क्या क्या, इन दिस प्रोसेस वर्क डन
बाय द फील्ड, वर्क डन कितना किया है, तो हम बड़े आसानी से इसको निकालेंगे। हम जानते हैं डेल्टा वी की वैल्यू होती है W अपॉन क्यू, यानी W इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। अब यहां पर ये जो चार्ज मूव कर रहे हैं वो कैपिटल क्यू है, तो यहां पर मैं स्मॉल क्यू की जगह कैपिटल क्यू कर देता हूं, जिससे कंफ्यूजन ना बचे, दोनों ही हैं इसके अंदर। तो मैं अगर वर्क डन निकालने जाऊं तो Q इंटू यहां का पोटेंशियल इसकी वजह से और यहां का पोटेंशियल इसकी वजह से निकाल के घटा देना चाहिए होगा हमको। तो मैं निकालता हूं, पोटेंशियल क्या हुआ, K Q अपॉन R1 माइनस K Q अपॉन R2। मेरे ख्याल से आप सहमत होंगे। R1 का मतलब 10 और R2 का मतलब 15। वैल्यू रख दें, कैपिटल Q की वैल्यू कितनी थी, 3। इस K को भी बाहर ले लो और Q को भी बाहर ले लो, तो एक बार एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, K Q 1 अपॉन R1 1 अपॉन R2। ये एक्सप्रेशन जो आपको दिख रहा है, और एक कदम और आगे बढ़ने की वैल्यू रखो, अच्छा एक कदम और बढ़ जाते हैं, K Q और ये वैल्यू हो गई R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। अब वैल्यू रख लेते हैं, K की वैल्यू है 9 इंटू 10 की पावर 9 बेटा, स्मॉल q थी 5 नैनो कुलाम, तो 5 इंटू 10 की पावर माइनस 9, कैपिटल Q है 3 नैनो कुलाम, और R2 माइनस R1 तो 15 में से ये 15 सेंटीमीटर था, तो 15 माइनस 10 सेंटीमीटर मतलब 10 की पावर माइनस 2, और नीचे हो गई 5 इंटू 3 सॉरी 10 इंटू 15, 10 इंटू 15 और सेंटीमीटर यानी 10 की पावर माइनस 4। ये वैल्यू देखिए इस तरीके से आप रख दीजिए और फिर इसको सॉल्व कर लीजिए। अभी ये एक्सप्रेशन बड़े प्रेम से सॉल्व हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। यानी ये देखिए 10 की पावर 9 तो पहले आपस में मोड़ गए, 1 हो गया, 5 9 और 5 15, 9 इंटू 15, ये देखिए यहां पर 10 की पावर माइनस 2 था, ऊपर गया 2 बचा, 2 खा गया, 10 की पावर माइनस 7 बचा। ऊपर की वैल्यू है 5 और नीचे की आई 150, तो 5 अपॉन 150 यानी 30। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो आ जाएगा 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 7 जूल। ये रहा आपका आंसर। तो बड़े प्रेम से निकाल सकते हैं, और मैं इसका स्क्रीनशॉट दिलवा देता हूं आपको, जिससे आप आसानी से सवालों को लगा पाए। मैं इसको नीचे लाता हूं और ये पूरा दिख जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ, इसको नोट कर लीजिए आप या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगला सवाल हम लोग बनाएंगे। तो उम्मीद है ये आप कर पाए होंगे, और थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, पूरा आपका आंसर आ जाए, वरना तो आपको प्रेजेंटेशन वहाँ से मिल ही जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से इसको नोट कर लिया होगा। अगला सवाल देखते हैं, और अगला सवाल आपके सामने पेश है पेश खिदमत है, क्या बात। तो अब यहाँ पर 4 point charges Q, capital Q, small q, capital Q, small q are placed at the corners of the square of side A as shown in the figure। वो बाजू में फिगर है, कहाँ कहाँ कौन प्लेस है ये दिखाई पड़ रहा है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए चार्ज Q, Q पर रिजल्टेंट फोर्स अभी पकड़ लेते हैं, और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अच्छा, दो चीजें निकालनी है, तो समझिए यहां पर हम इस पे टोटल फोर्स निकालना चाहते हैं। तो ये जो Q है ये सब साइड A है हमारी, ये Q इस पर फोर्स लगाएगा रिपल्शन का, दैट इज FQ। ये Q स्मॉल q इस पे लगाएगा, दैट इज FQ। और ये सीधे सेंट्रल फोर्सेस हैं, ये सीधी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, दैट इज F कैपिटल Q। अब ध्यान रखिएगा कि ये मैं थोड़ा समझा रहा हूं, तेजी से समझिएगा। FQ और FQ दोनों के दोनों सेम फोर्सेस हैं, तो इनका रिजल्टेंट कहां से जाएगा, इनके बीचों बीच से, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट इधर से ही जाएगा, क्योंकि ये डायगनली आ रहा है, ये एंगल 45 डिग्री है, ये 45 आ गए, तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, FQ√2। आप जानते हैं ना, दो अगर फोर्सेस
परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहे हो तो उसका एफ नेट जो निकालते हो कैसे निकालते हो, एफ क्यू प्लस एफ क्यू का स्क्वायर, तो एफ क्यू रूट 2 ऐसे आता है। यही चीज सीधे मैंने यहां लगा दी, तो एफ क्यू रूट 2 और एफ कैपिटल क्यू एक ही डायरेक्शन में है, यानी हमें सिंपली एफ कैपिटल क्यू और एफ स्मॉल क्यू इंटू रूट 2 को जोड़ देना है, हमारा नेट फोर्स निकल आएगा। क्योंकि क्यों जोड़ दिया, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक ही है। अब लिख देता हूं यहां एफ स्मॉल क्यू, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 स्मॉल क्यू से ले रहे हो कैपिटल क्यू, तो Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर विच इज ए स्क्वायर। बढ़िया, ये तो डिस्टेंस ए ही है ना, यहां से ये ए ही है, तो काम खत्म। कैपिटल क्यू की जिक्र कर लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q इंटू क्यू, कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू विच इज क्यू इंटू क्यू अपॉन बीच का डिस्टेंस डायगोनल। तो स्क्वायर में आप जानते हो ये ए है, ये ए है, तो पाइथागोरस से ए रूट 2 ये डायगोनल हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जोड़ोगे जैसे, तो ये आ जाएगा ए रूट 2 का होल स्क्वायर। हाँ, और आप दोनों समझ गए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। बात पकड़ में आ गई। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, नेट फोर्स एफ डैश इसलिए लिखा कि एफ नेट यहां यूज कर लिया था, तो एफ क्यू और एफ कैपिटल क्यू को हम लोग जोड़ दे तो हमारा काम बन जाएगा। तो ऐड कर देते हैं ना, तो क्या करते हैं 1 ये एफ क्यू वाला लिख लिए पहले, किसी को लिख लो पहले, उसमें क्या है 2a स्क्वायर प्लस ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए स्क्वायर। इसमें से देखिए काफी चीजें कॉमन आ रही हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू एक क्यू और ए स्क्वायर नीचे से, ये कॉमन आ गया। अंदर वैल्यू क्या बनी, क्यू अपॉन 2 प्लस इसकी आ जाओ तो स्मॉल क्यू अपॉन, कहां गया, कुछ छूट गया, अच्छा ये स्मॉल क्यू इंटू रूट 2 था, ये जो रिजल्टेंट है ध्यान रखिएगा। तो एफ क्यू की वैल्यू इतनी है, लेकिन यहां पर हम लोगों ने इसका रिजल्टेंट रूट 2 से लेना होगा, क्योंकि रिजल्टेंट एफ रूट 2 है, देख पा रहे हो ना, इसको ना भूल जाना। तो एफ रूट 2, तो ये रूट 2 इसके साथ एक है यहां पर, तो ये आ जाएगी वैल्यू क्या, क्यू रूट 2 along डायगोनल। तो ये पहले वाले का आंसर आ गया कि नेट फोर्स कितना लग रहा है। बात पकड़ में आई ना, एफ क्यू मिलके एफ क्यू रूट 2 था, तो ये मिस ना करिएगा, ये पॉइंट टू बी नोटेड है ना। ये पहले वाला जो था रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन ए चार्ज क्यू, ये हमने निकाल दिया है। अब अगली कहानी में हम लोग इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, तो थोड़ा एक्सप्रेशन यहीं लिखने की कोशिश करेंगे, वरना डायग्राम अलग से बनाना पड़ जाएगा हमको। तो हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको और कलर बदल के यहीं लिखने की चेष्टा करते हैं नीला लेते हैं। अब सेकंड क्या था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पार्ट नंबर बी, ये था पार्ट नंबर ए। अब जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम लेते हैं तो सारी पेयरिंग लिखते हैं, 4 हैं तो 4 की जितनी पेयरिंग होगी वो लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, U। तो U लिखा हम लोगों ने, और इससे पहले मिलाते हैं स्मॉल क्यू से, तो इसका जोड़ा स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू, फिर स्मॉल क्यू से छोटा क्यू, फिर स्मॉल क्यू से बड़ा क्यू, फिर इसके बाद इससे पेयरिंग करेंगे, तो इससे पेयरिंग करोगे तो कैपिटल क्यू से स्मॉल क्यू, फिर कैपिटल क्यू से कैपिटल क्यू, फिर कैपिटल क्यू से स्मॉल क्यू, फिर ये तीसरा वाला बचा तो इसका इससे, इसी तरीके से। तो आप क्या देखेंगे यहां पर, अभी मेरे ख्याल से मुझे लगता है उसको लिख ही देना चाहिए, थोड़ा लंबा एक्सप्रेशन है लेकिन फिर भी यहां पर थे हमारे ख्याल से शायद हम लोग। तो यहां से आप चले तो स्मॉल क्यू से कैपिटल क्यू,
और फिर स्मॉल क्यू से स्मॉल क्यू, फिर स्मॉल क्यू से कैपिटल क्यू। फिर आ जाए हम लोग आगे, तो कुछ ज़्यादा ही बना के लग रहा है, तो ऑलरेडी कुछ कॉम्बिनेशन बन चुके थे, 6 ही कॉम्बिनेशन बनते हैं इसमें। तो मेरे ख्याल से पीछे वाले लिखने से पहले एक बार सचेत हो जाना चाहिए। मैं 3 लिख के रुकता हूँ अभी, फिर आगे चौथा लिखूंगा। ठीक, 1 2 3, ये क्यू, इस स्मॉल क्यू से इसका, इस स्मॉल क्यू से इसका, इस स्मॉल क्यू से इसका, ये देखिए 3 बने हुए हैं। अब आगे चलते हैं, इससे लेके चलते हैं, तो इससे इसका, इसका इससे, इससे से तो बन चुका है, तो कैपिटल क्यू से स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू से बड़ा वाला क्यू। फिर तीसरा वाला लेंगे इसका, तो इन दोनों का जोड़ा बन चुका है, इसका ही बचा रह गया, दैट इज क्यू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू। 6 पेयर, सबके पेयरिंग बनाते हैं, तो इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, फिर इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, फिर इसकी केवल इसके साथ, क्योंकि बाकियों से पेयरिंग बन चुकी है। अब यहां पर देखिए कई सारे टर्म एक जैसे आ रहे हैं, जैसे स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू आपको मिल रहा है 4 बार, 4 टाइम्स स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू, और 2 बार छोटा क्यू, 1 बार छोटा क्यू और 1 बार बड़ा क्यू। ये आपका यहां पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी बनती हुई दिख रही है। अब यहां पर इसकी वैल्यू यहीं लिख देते हैं, कलर को बदल लेते हैं, तो यहां पर लिखा, तो लिखोगे 4 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ए क्यों? क्योंकि छोटा और बड़ा क्यू में डिस्टेंस क्या है, देखो यहां छोटा क्यू बड़ा क्यू में डिस्टेंस ए है, इसलिए ए। ठीक, अगला एक्सप्रेशन लिखते हैं, दोनों स्मॉल क्यू की जिक्र कर रहे हैं, तो क्यू स्क्वायर आ जाएगा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और a√2, ये क्यू था, तो ये क्यू में a√2 क्यों लिया है? देखो इस क्यू और इस क्यू में जाओगे तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, a√2, इसलिए लिया है। तीसरी वाली बात, क्यू इंटू क्यू विच इज क्यू स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू a√2। कैपिटल क्यू और कैपिटल क्यू में डिस्टेंस कितना था, देखो यहां पर देखते हैं, ये कैपिटल क्यू, ये कैपिटल क्यू, इसके बीच में डिस्टेंस है a√2, इसलिए फॉर्मूला में a√2 लेके आए हैं, बराबर। अब इसको कॉमन ले लीजिए, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट a, अंदर क्या बचेगा, 4 स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन √2a प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन √2a, एंड दिस इज द फाइनल आंसर कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितनी हो जाएगी। तो इसको आप ऊपर से मैं दिखा देता हूं, एक बार आप इसको नोट कर लें। तो ये थोड़ा सा उधर भाग रहा है, ये देखिए, इसको आप नोट करिए, फिर मैं आपको इसके नीचे वाली स्लाइड भी दिखा देता हूं, जिससे पूरी क्लैरिटी आपकी बन जाए। तो मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा इतना, थोड़ा सा और ऊपर ले जाता हूं। इस तरीके से पूरा नोट कर पाएंगे आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, मेरे ख्याल से क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, तो मैं ले लेता हूं ग्रीन कलर और फिर आगे की चर्चा को जारी रखता हूं। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, एक बार ध्यानपूर्वक आप लगा लेंगे, सब कुछ सही होगा आपका। खैर 2020 का सवाल देखते हैं इसको। 3 point charges plus 1 microcoulomb minus 1 microcoulomb plus 2 microcoulomb are initially in finite distance apart. Calculate the work done in assembling these charges at the vertices of an equilateral triangle of side 10 centimeter. तो फाइनली ये इनफाइनाइट से लाए गए हैं और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लो। Q1 की वैल्यू हो गई +1 माइक्रोकूलम, Q2 हो गई -1 माइक्रोकूलम और Q3 की वैल्यू हो गई +2 माइक्रोकूलम,
और क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है इसलिए सारी साइड्स हो गई 10 सेंटीमीटर। और ये सब कहाँ से लाए गए हैं? इन्फिनिटी से। आप जानते ही हैं जब पहला आप लाएंगे तो कोई वर्क डन करना नहीं पड़ा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से मौजूद था ही नहीं, कोई रिपल्शन था ही नहीं। तो आप अगर इसको वर्क डन लिखने जाएं, फाइनली सीधे मैं एक्सप्रेशन में लिख रहा हूं टोटल वर्क डन W इज इक्वल टू WA प्लस WB प्लस WC, तीनों को लाने में कितना कितना वर्क डन करना पड़ा। तो लिखता हूं, देखिए 1/4πε0, तो सब में आएगा कॉमन, तो मैं इसको कर देता हूं कॉमन। तो यहां पर जब हम लोग A को लेके आए हैं साथ में, ये A मतलब इस वाले को किसी को आप A बोल दो, इसको आप B बोल दो, इसको आप C बोल दो। तो जब A को लेके आए थे तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, इसलिए इसको लाने में कोई रिपल्शन नहीं लगा, तो कोई वर्क डन नहीं हुआ। यानी पहले WA के लिए वैल्यू हो गई 0। अब WB को लेके आए इस वाले को, जब इस वाले को आप लेके आए तो ये मौजूद था, इसने इसको रिपल्शन दिया है, इसकी वजह से इसको हमें लाने में वर्क डन करना पड़ा। तो वर्क डन कितना करना पड़ा ये लिख लेते हैं। तो इन दोनों का जोड़ा ले रहे हैं, तो 1 × -1 10⁻⁻6 10⁻⁻6 यानी 10⁻⁻12, इतना आप समझ पाए होंगे। और नीचे इनके बीच का डिस्टेंस जो कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 10 × 10⁻²। ठीक, तो WB भी आ चुका है। यहाँ फार्मूला भी होता, सीधे लगा सकते हैं। फिर WC को लेके आए आप इस वाले को, तो इसने इसके अगेंस्ट भी काम किया, इसके अगेंस्ट भी काम किया, तो दो काम किए इसने। दोनों वैल्यू लिख लो, इन दोनों का पेयर लिख लेते हैं पहले। सीधे फॉर्मूला भी लगा सकते हो Q1 Q2 वाला, तो इतना दिमाग लगाने की आवश्यकता भी नहीं है, वो तो मैंने समझाने के लिए एलोबरेट ज़्यादा कर दिया, वरना आप सीधे फॉर्मूला याद करके फिर इसका जोड़ा बना लीजिए। तो इसका इससे बना, इसका इससे बनेगा, तो 2 × -1 10⁻⁻12 अपॉन 10 × 10⁻⁻2। तो ये एक्सप्रेशन हो गया। उम्मीद है आप इसको समझ पाए होंगे। और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या किसी से कुछ घटता बढ़ता कुछ दिख रहा है। जी हाँ, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है कि ये वैल्यू हो जाएगी। देखिए सब कुछ सेम है, मैं वैल्यू निकाल भी लूँ तो 1/4πε0, ऊपर ले लो 10⁻⁻12 कॉमन, नीचे ले लो 10 × 10⁻⁻2 कॉमन, -1 +2 और -2, ये दोनों निपट गए, प्लस माइनस, -1 बचा, तो वैल्यू क्या आ गई? -1/4πε0, 10 की पावर कैलकुलेट करोगे, यहाँ एक खा जाएगा, एक जाएगा प्लस, तो ये 10 की पावर -11 ऐसे दिख रही है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं इसके अंदर, 9 × 9 माइनस में 9 × 10 की पावर 9 × 10 की पावर -11, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 9 से 9 खत्म हो गया, 2 खिसकाने पड़ेंगे 0, -0.09 जूल। ये रहा आपका आंसर। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और ये फॉर्मूला जो मैंने समझाया वो डेरिवेशन आ जाता है फॉर्मूले का, तो उसकी जगह आप सीधे ये कर सकते हैं, फॉर्मूला पता होता है Q1 Q2 करके आप लगा दीजिए। अब बाकी जो लॉजिक मैंने लगाया वो भी लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, आता तो वहीं से है। तो ये इस तरीके से कर पाएंगे। मैं हट जाता हूँ, इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूँ। तो मेरे ख्याल से आप इसको नोट कर पाए होंगे। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन 2022 में। विच ऑफ द डायग्राम्स करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू चार्ज प्लेट्स इफ ए न्यूट्रल कंडक्टर इज प्लेस्ड इन बिटवीन द प्लेट्स। क्या ये रहा है कि एक प्लेट देखिए ऐसी है, चार्ज प्लेट है, और मान लीजिए पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, और यहां पर एक निगेटिवली चार्ज प्लेट हम लेके आए हैं। इसके बीच में हम कोई कंडक्टर रख दें, लोहे का टुकड़ा, कॉपर, चांदी, कुछ भी रख दें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? अगर ये नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो बाकायदा ऐसे बन जाती, लेकिन जब ये कंडक्टर है तो होता क्या है, पोलराइजेशन की वजह से, ये प्लस की वजह से, यहाँ कलर बदल लेता हूँ,
इसके पास में नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाएंगे और इस नेगेटिव की वजह से यहां प्लस चार्जेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहां से शुरू होकर यहां खत्म होंगी और फिर यहां प्लस से स्टार्ट होके ऐसे जाएंगी। कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती नहीं है, तो ये आंसर इसका बनेगा और ये आंसर पे ये डी ऑप्शन ही करेक्ट है। ये हो नहीं सकती, ऊपर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां गई, और यहां पर इसको छोड़ के चली जाएं ये भी नहीं है, और ये कुछ अलग ही डायरेक्शन बना रखा है। तो इसका आंसर क्या, जो मैंने समझाने का आपको प्रयास किया है, इसका आंसर होगा डी। कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं जाती, तो यहां पर गई नहीं है, टर्मिनेट हुई, ओरिजिनेट होके यहां चली गई। इस तरीके से ये कहानी बनेगी। उम्मीद है आप लॉजिक समझ पाए होंगे, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल फिर से देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है कि द गिवन ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ चार्ज Q वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस V। एक तरफ स्मॉल q है, एक तरफ V है, ठीक है। फॉर टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2, बोथ द कैपेसिटर्स हैव सेम प्लेट सेपरेशन, D सेम है, बट प्लेट एरिया ऑफ C2 इज ग्रेटर देन C1। एरिया A2 का A1 से ज्यादा है। फॉर्मूला जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो हम ये समझ गए कि C2 की वैल्यू C1 से ज्यादा है, क्योंकि ये है ना एरिया ज्यादा तो C ज्यादा। फिर बोल रहा है विच लाइन A और B करस्पॉन्ड टू C1 एंड Y। ठीक है, अब यहां पर इस फॉर्मूले से अगर हम देखें, एक फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV। अब अगर मैं C की बात करूं तो आप क्या लिख सकते हो, Q अपॉन V। इसका कैपेसिटेंस ज्यादा है तो Q बाई V यहां क्या हो जाएगा, स्लोप। तो हमारा C2 यानी C2 इज ग्रेटर देन CV, तो जिसका स्लोप ज्यादा है वही हमारा C2 है। तो स्लोप ज्यादा किसका है, A वाले का। तो ये हमारा है C2 और इसका वाला स्लोप कम है तो C1। ये स्लोप समझ रहे हो, Q अपॉन V। Q अपॉन V को स्लोप बोलते हैं। ये कोई भी ग्राफ आप पढ़ते हैं जब, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस जहां जाता है उसे आप स्लोप के नाम से पहचानते हैं। तो व्हाट इज दिस, दिस इज द स्लोप। और यहां से हम जान पाए कि C2 का स्लोप, भाई C2 क्या हो जाएगा, C2 का स्लोप C1 से ज्यादा है। तो स्लोप किसका है, A। स्लोप मतलब tan थीटा, थीटा का tan ले लेना, इतना समझते ही होगे। तो ये A, तो CA इज A को रिप्रेजेंट कर रहा है C2 और B को रिप्रेजेंट कर रहा है C1। ये कहानी हो गई, कुछ यही पूछा था ना, तो बस क्लियर हो गया। मैंने लिख दिया कि C2 का मतलब A है और C1 का मतलब B है। तो ये आंसर है आपका। और कैसे आया मैंने एक्सप्लेन किया है कि C1 को B दिखाता है, C2 को A दिखाता है। क्यों दिखाता है, क्या दिखाता है, आपके सामने है, नोट कर लीजिए। अगला सवाल फिर से करने की कोशिश करेंगे हम लोग। आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल देखते हैं और करने का प्रयास करते हैं। A capacitor of unknown capacitance is connected across a battery of V volts। अच्छा, ठीक। The charge stored in it 360 microcoulomb। चार्ज कितना स्टोर है, ये 360 है। When potential across the capacitor is reduced by 120 वोल्ट, चार्ज हो जाता है, चार्ज स्टोर्ड इन इट बिकम्स 120 माइक्रोकूलम। मतलब ये डायग्राम समझिए जिससे आप मजा ले पाए। ये कैपेसिटर है पहली कंडीशन में, एक V वोल्ट का, आप यहां पर वोल्ट मीटर ना समझ लेना, V वोल्ट डाला, पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर जो चार्ज आया वो है Q1 इज इक्वल टू कितना था भाई, 360 माइक्रोकूलम। Q इज इक्वल टू CV फॉर्मूला होता है। तो C तो हो गया कैपेसिटेंस, तो C इंटू V इज इक्वल टू 360 माइक्रोकूलम। दूसरे वाले में इन्होंने क्या किया है कि आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 120 से घटा दिया है, यानी अब हो गया V माइनस 120, 120 से घटा दिया है।
और कैपेसिटेंस में तो कोई प्रभाव पड़ता नहीं है, और चार्ज कितना हो गया अब 120 माइक्रोकूलम। अब यहां CV लगाओगे तो क्या बनेगा, C और V माइनस 120 इज इक्वल टू Q2 यानी 120 माइक्रोकूलम। इसे कह दो इक्वेशन 1, इसे कह दो इक्वेशन 2। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर देते हैं, या 2 से 1, जिससे चाहो उससे डिवाइड कर दो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो हम लोग 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। चलो 1 डिवाइडेड बाई 2, तो ये वैल्यू हो गई, लिख दो एक बार, अच्छा 360 माइक्रोकूलम, 120 माइक्रोकूलम, और बेटा जी CV अपॉन CV माइनस 120। ये 3 आ गया रेशियो, C से C कट गया, ये V अपॉन V माइनस 120 आ गया। 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3V 360 बराबर V इधर जाएगा, 2V बचेगा बराबर 360, और V बराबर 180 वोल्ट। और अच्छा सेकंड वाला भी, ये पार्ट नंबर 1 था जिसे हम लोगों ने परफॉर्म किया है कि द पोटेंशियल V एंड द नोन कैपेसिटेंस C। अच्छा भी तो V ही निकाला है, C भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो Q इज इक्वल टू CV होता है, तो पहली इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन 1। तो पूछा क्या है भाई, C पूछा है, 1 कहाँ, ये तो C और V हो गया 180 वोल्ट बराबर 360 माइक्रोकूलम। तो C की वैल्यू कितनी होगी, 180, 360 अपॉन 180 यानी 2 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड या 2 माइक्रोफैरेड। तो आप जो भी लिखना चाहें, मैं यहाँ पे 2 माइक्रोफैरेड डायरेक्टली लिख रहा हूं, इतने समझदारी तो आप रखते ही हैं। ये कैपेसिटेंस भी आ गया भाई, पहले वाले की कहानी समाप्त। और आगे पूछा व्हाट विल बी द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इफ द वोल्टेज अप्लाइड हैड इंक्रीज्ड बाय 120। पहले वोल्टेज था 180, अब हमने 120 बढ़ा दिया है, 300 वोल्ट कर दिया है, उस समय क्या होगा चार्ज स्टोर्ड। तो सेकंड वाला तो बड़ा आसान है भाई, तो Q इज इक्वल टू CV, C तो चेंज होने वाला नहीं, 2 माइक्रोफैरेड, और पोटेंशियल कितना हो गया, 180 पहले था, 120 इंक्रीज किया है यानी 300। अब 300 इंटू 2 यानी 600 माइक्रोकूलम इज दी आंसर। ये आंसर आपका, बस इसमें करना क्या है, बहुत ही सरल तरीके से सारा काम हो जाएगा आपका। हो गया, अब इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें या पॉज कर लें, जो भी आपको ठीक लगे। तो मैं इसको नीचे लाता हूं थोड़ा, और ये हो जाता है, इसको नोट कर लिया। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा समझते हुए, और इसको मैं थोड़ा नीचे लाता हूं बेटा, ये यहां तक आपकी कहानी बन गई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हरा कलर ले लेते हैं आगे देखते हैं। तो ए स्फीयर S1 ऑफ रेडियस R1 इनक्लोजेस ए नेट चार्ज Q। ये देखिए S1 है, इसका रेडियस R1 है, इसका नेट चार्ज Q इनक्लोज किया है। फिर आगे क्या है, इफ देयर इज अनदर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर S2 ऑफ रेडियस R2, R2 R1 से बड़ा है, इनक्लोजिंग चार्ज 2Q। ठीक है, फिर एक दूसरा स्फीयर है S2, इसमें 2Q का चार्ज इनक्लोज किया है इसने। फाइंड द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू S1 एंड S2। ऐसा सवाल हम लोग पिछले चैप्टर में भी कर चुके हैं, फ्लक्स निकालने की चर्चा कर रहे हैं। गॉसेस लॉ से हमें पता है कि अगर मैं फ्लक्स की चर्चा करूं φ1 की, तो हो जाएगा टोटल चार्ज इनसाइड, नेट चार्ज इनसाइड। S1 के अंदर केवल Q है अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं φ2 की चर्चा करूं तो टोटल चार्ज स्फीयर 2 में कितना इनक्लोज है, 2Q ये और 1Q ये, तो टोटल चार्ज 2Q प्लस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो 3Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। φ1 अपॉन φ2 निकालने जाओगे
तो ये वैल्यू आप दिखाई पड़ रही है 1/3 आ जाएगी। मैं लिख के काट नहीं रहा हूं क्योंकि इतना तो आप समझ ही जाएंगे। तो ये फ्लक्स का तो आ गया रेशियो जैसा क्वेश्चन में पूछा था। हाउ विल द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्फीयर S1 चेंज इफ ए मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 इज इंट्रोड्यूस्ड इन द स्पेस इनसाइड S1। कह रहा है कि एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में यहां पर हम लोग डाल दें, फिर फ्लक्स में क्या परिवर्तन होगा φ1 में। तो हम जानते हैं कि φ1 की वैल्यू अब क्या हो जाएगी, Q अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंटू एप्सिलॉन नॉट। मीडियम तो यही होता है, K इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो 5 से जाएगी घट, तो ये वैल्यू हो जाएगी, बस यहाँ लिख देना चाहिए पहले वाली की अपेक्षा Q1 क्यों लिखा, Q1 डैश लिखना चाहिए। तो ये Q1 पहले की अपेक्षा 5 गुना ये 1/5 हो जाएगी। ये आंसर आ गया आपका। ये है पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 उधर लिखा हुआ था। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप, या स्क्रीनशॉट लिए मैं हट जाता हूं और अगला सवाल हम लोग करके देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं इसको। तो यहां पर सब बड़े प्रेम से हो जाएंगे, थोड़ा बस फॉर्मूले, थोड़ा कॉन्सेप्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज की एग्जामिनेशन में आपका धैर्य। कोई एक क्वेश्चन फंस जाए, ना निकल रहा हो, तो घबरा नहीं जाएंगे आप शांति से आगे बढ़ेंगे, हो जाएगा क्वेश्चन पलट के जब आएंगे। लेकिन लोड ले लेंगे आगे आप बढ़ के घबरा के, तो एक के चक्कर में 3 गलत हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं उसका। तो इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज एन एरिया 6 into 10⁻⁻² meter square and the separation between the plate is 3 millimeter. Calculate the capacitance of the capacitor. तो ये तो बड़ा सीधा फॉर्मूले वाला सवाल है। C की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। 8.85 into 10⁻⁻12, एरिया है 6 into 10⁻⁻2, D है 3 मिलीमीटर, यानी 3 into 10⁻, मीटर में लिखेंगे तो 10⁻⁻3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी, C इज इक्वल टू 17.7 into 10⁻⁻11 फैरेड। 10 का एक बचेगा, मार देगा -12 को, तो 10⁻⁻11 बचेगा। पहला वाला हो गया। If this capacitor is connected to 100 volt supply, what would be the charge on each plate? ठीक है भाई, नंबर 2 पकड़ लेते हैं। Q इज इक्वल टू CV होता है। C हमको पता है 17.7 into 10⁻⁻11, और वोल्टेज कितना 100 था शायद, 100 बस। तो वैल्यू कितनी हो गई, 17.7 into 10⁻⁻9 कूलाम। ये आंसर नंबर 2 आ गया। तीसरा देखते हैं क्या है। हाउ वुड यू चार्ज ऑन द प्लेट्स बी अफेक्टेड इफ ए 3 मिलीमीटर थिक माइका शीट, 3 मिलीमीटर का ही इसका डिस्टेंस है, उतना ही ठूंस देते हैं माइका शीट, डाइलेक्ट्रिक K बराबर 6। हम जाते हैं इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक, माइका हमारी डाइलेक्ट्रिक है, कोई भी इंसुलेटर डालेंगे डाइलेक्ट्रिक समझिए, तो C डैश की वैल्यू KC हो जाती है। K है यहाँ 6 और C निकालें 17.7। चार्ज पूछा है शायद, क्या पूछा है, हाउ वुड चार्ज। तो आप जब चार्ज डालेंगे तो नई चार्ज की C डैश बराबर KC होता है, तो उससे Q डैश की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, K इंटू Q। चार्ज आएगा, चार्ज K इंटू Q हो जाएगा। तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए, K को Q से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 17.7 को 6 से, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10.62 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम। ये आंसर हो जाएगा आपका इस तरीके से। तो देखिए बेसिक सवाल है, कोई परेशानी नहीं है, बस थोड़ी समझदारी रखने की आवश्यकता है। तो मैं हट जाता हूं, इसको भी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग करेंगे, ठीक। तो
ये आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अगला सवाल आपके सामने लाता हूं, फिर करता हूं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये रहा अगला सवाल, है ना। अब यहां पर देखिए, कैलकुलेट द एनर्जी स्टोर्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन द कैपेसिटर C2, ये है C2 shown in the figure. Given potential at A is 90 वोल्ट, यहां VA की वैल्यू दे रखी है 90 वोल्ट, और C1 C2 C3 दे रखा है, और यहां VB है, VB अर्थ किया हुआ है, तो अर्थ पे पोटेंशियल कितना हो गया, 0। अब देखिए ये पूरी तीनों कैपेसिटर जो लगे हुए हैं ये सीरीज में लगे हुए हैं, तो सीरीज में होने की वजह से इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा, C1 C2 C3 आर इन सीरीज, तो C नेट कितना होगा, इक्विवेलेंट लिख देते हैं 1/C1 1/C2 और 1/C3, तो 1/20 माइक्रोफेरेड, 20 ही लेते हैं, माइक्रोफेरेड बाद में लिख देंगे, 1/30 क्योंकि सब उसी में चल ही रहा है, 1/15, 1/C इक्विवेलेंट, और एलसीएम आ गया 60, 20 तिहाई 2 4 6 3 9/60, तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया 60/9 माइक्रोफेरेड, ये C इक्विवेलेंट आ गया इसका। अब सीरीज में तो चार्ज इसी से पता कर लेते हैं, Q = CV होता है, तो चार्ज के लिए Q = CV, तो वोल्टेज कितना लगा, पोटेंशियल डिफरेंस 90 - 0 90 वोल्ट, और C निकला है 60/9 इंटू 10⁶, और वोल्टेज कितना आया है 90। कैसे 90 लिया है, ये 90 - 0 पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द होल सिस्टम ऑफ द कैपेसिटर्स, तो 90 वोल्ट। अब इसको सॉल्व करेंगे, 9 से मारोगे तो ये 10 आ जाएगा, 600 माइक्रो कूलाम। पूछ क्या रहा है, एनर्जी स्टोर्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा 600, जितना चार्ज यहां से जाएगा वो चार्ज सबके लिए सेम ही होगा, सीरीज में चार्ज सेम होता है। अब जो ये बोल रहे थे कि फॉर C2 इन्होंने कहा कि एनर्जी स्टोर्ड और क्या निकालना है, पोटेंशियल, शायद नहीं गिवन पोटेंशियल 90 C2 क्या लिखा भाई, एनर्जी स्टोर्ड एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं V2, तो Q/C2, Q कितना है 600 माइक्रो कूलाम, और C2 कितना है बेटा, C2 इज 30 माइक्रोफेरेड, तो माइक्रो कट गया, 0 कट गया, ये आ गया कितना 20 वोल्ट, 20 वोल्ट। और एनर्जी कितनी रही इसमें, एनर्जी हाफ CV², तो हाफ C2 V2², तो हाफ लिख दीजिए। C2 का मतलब था 30 माइक्रोफेरेड, और V2² यानी 20 का स्क्वायर विच इज 400। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 6 × 10⁻³ जूल्स। इस तरीके से ये सवाल हो जाएगा। देखिए इसको नोट कर लीजिए, अगला सवाल करेंगे। तो ये मैं आपको दिखा देता हूं, ये इसको थोड़ा ऊपर कर दें तो मुझे खिसकाना भी नहीं पड़ेगा, ऐसे कर देता हूं। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर अगला सवाल करते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और कई बच्चे वहाँ गलती कर सकते हैं। खैर आपने नोट कर लिया होगा, तो अगले सवाल पे आते हैं बेटा। और ये देखिए यहाँ इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, हाँ यही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए और यहाँ नया सीखने को मिलेगा। इन द फिगर गिवन बिलो फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। ए ये है, बी ये है। देखिए यहां कहानी क्या हुई है कि ए वाले को आपने तार से इस पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, यानी ये शॉर्ट सर्किट कर दिया है, शॉर्ट सर्किट ही लिख देता हूं।
और यहां भी इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट से आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट कहने का मतलब है दोनों का पोटेंशियल सेम है। अगर इसका पोटेंशियल V लेंगे तो इसका भी पोटेंशियल V लेंगे। इसको V भी कर देता हूं, और यहां भी VA और VA, यानी इन दोनों पोटेंशियल में कोई भी जो भी चार्ज आवेगा ना, वो चार्ज इधर से निकल जाएगा। देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये C1 C2 किसी काम के नहीं है, क्योंकि इसमें चार्ज अंदर जाएगा ही नहीं। पोटेंशियल डिफरेंस होता तब तो Q इक्वल टू CV लिखते हैं। Q इक्वल टू CV तो तब लिखते हो जब पोटेंशियल डिफरेंस हो, तो Q होगा। इफ V इज इक्वल टू 0 देन Q इज इक्वल टू 0। तो ये कैपेसिटर हमारे किसी काम के नहीं है। ये C1 C2 बेकार और C2 C5 C4 C5 बेकार, केवल C3 ही पिक्चर में रह गया। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या रहा? आंसर ए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो रहा हमारा C2 नहीं C3। आप समझ पाए? जब भी शॉर्ट सर्किट करेंगे इस तरह का, जहां पे कोई और वे आउट नहीं है, तो चार्ज सारा इधर बाईपास करके चला जाएगा। ऐसे शुरुआत में भी इधर से नहीं जाएगा, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट है। इसका पोटेंशियल सेम है, तो ये दोनों खत्म हो जाएंगे। कोई मतलब नहीं इनका लगे होने से, लगा हो चाहे ना हो। तो ये बात आप पकड़ पाए हैं। शॉर्ट सर्किट वहां लिख दिया, समझ पाए होंगे। और मैक्सिमम चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, अब क्योंकि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ही हमारा ये तीसरे नंबर वाला है, तो चार्ज मैक्सिमम कितना सप्लाई हुआ? C इंटू V। C था C3 वाला, यानी 2 माइक्रोफेरेड, तो 2 माइक्रोफेरेड इंटू पोटेंशियल इज 5 वोल्ट, तो 5 वोल्ट और कर दो, तो वैल्यू हो गई 10 माइक्रो कूलाम। ये आंसर नंबर 2 है। आंसर नंबर 3 देख लेते हैं। C का मतलब C पार्ट, टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क, क्योंकि ये C2 ही ये जो C है, ये सिस्टम के लिए C3 ही खेल रहा है ना। अब ये C लिखे रहने देते हैं, क्योंकि C के लिए C3 आ गया। यहां C टोटल C3 हो चुका है। टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क, तो एनर्जी स्टोर्ड की बात करें तो कितनी लिख देंगे? हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ 2 माइक्रोफेरेड और V का मतलब 5 का स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी होगी? 25 माइक्रो जूल। ये रहा आपका आंसर। और ये सवाल देखिए, अगर ये चीज लॉजिक आपको नहीं लगा दिमाग में, तो ये सवाल फिर गलती होना है, या आप हॉट्स या आउट ऑफ कोर्स जैसी बात नजर आ जाएगी। ठीक है, तो इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। जब भी शॉर्ट सर्किट हो, इस फिगर में अगर कोई तार यहां से भी लगा होता तब शॉर्ट सर्किट ना होता। अगर मैं यहां से उठा के एक तार ऐसे लगा देता तो ये शॉर्ट सर्किट फिर ना होता, इसकी कहानी दूसरी बनती। समझ पा रहे हो? क्योंकि इसमें ये फिर ये भी खिलाड़ी आ गया बीच में ना, लेकिन इस समय ऐसा नहीं है। तो ये शॉर्ट सर्किट सिंपली है, क्योंकि दोनों पॉइंट के पोटेंशियल सेम हो गए। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। ज़्यादा मतलब प्रैक्टिस में इस समय एग्जाम टाइम में आपको ज़्यादा लंबी चौड़ी कहानी सुनानी उचित नहीं लगती। तो मेरे ख्याल से ये आप जहाँ तक नोट कर लिए होंगे अब तक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए, ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है, और इसलिए मैंने ये लिया है कि आप पिछले सवाल में भेदभाव कर सकें। यहां भी देखिए तार जुड़े हुए हैं ऐसे। अब क्या इसको शॉर्ट सर्किट बोलोगे? नहीं बोलोगे, क्योंकि शॉर्ट सर्किट वाली कहानी नहीं। अब ये इसका पोटेंशियल तो सेम है। देखिए यहां पर मैं नीला कलर है, ठीक है, इसको भी नीला कर दो, हरा कर दो। तो यहां पर देखिए, पहले मैं पढ़ देता हूं। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B इन द कॉम्बिनेशन गिवन बिलो। A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें निकालने का है। ईच कैपेसिटर इज ऑफ 2 माइक्रोफेरेड। जितने कैपेसिटर हैं 2 माइक्रोफेरेड के हैं। तो यहां पर ध्यान से देखिए कि अगर P पॉइंट है तो मैं इसका पोटेंशियल VP लिख देता हूं। तो ये तार यहां गया है, तो VP इसका भी पोटेंशियल। इसको मैं T बोल दूं अगर VT, तो ये VT यहां गया है, दिस इज सेम पोटेंशियल।
अब ये वीपी यहां होने का मतलब है इस प्लेट का पोटेंशियल वीपी, और वीटी का मतलब ये वीटी। इसी तरह वीटी इससे कनेक्टेड है तो वीटी इधर और वीपी इधर। ध्यान दीजिएगा, ये वीटी इधर और वीपी इधर। ये तीन खिलाड़ी में प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? देखिए तीनों में वीपी डिफरेंस वीटी है, और जहां पर भी पोटेंशियल डिफरेंस सेम होते हैं वो कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। यही आपने पढ़ा है कि ये देखिए, ये अगर तीन कैपेसिटर बनाए हैं तो इन तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम, क्योंकि प्लेट नंबर 1 से तीनों जुड़े हुए हैं और प्लेट नंबर 2 से इधर जुड़े हुए हैं, ये इधर लिखा है। तो अगर सेम पोटेंशियल डिफरेंस तीनों प्लेट के बीच में पाए जाते हैं तो इसका शुद्ध मतलब होता है वो तीनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है? सीरीज में सेम पोटेंशियल नहीं होता। इसका पोटेंशियल 1 है, इसका 2 है, इसका 2 है, इसका 3 है। देख पा रहे हैं आप? तो पैरेलल का कैसे पकड़ते हैं? पैरेलल में है जिन जिन कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो वो पैरेलल। यानी यहां पर C2 C3 C4 पैरेलल। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में पोटेंशियल Vp माइनस Vt का ही डिफरेंस आ रहा है। इसको आप एक बार रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिएगा। एनसीईआरटी की पढ़ाई करते वक्त या नॉर्मल पढ़ाई करते वक्त ये चर्चा नहीं आती उस समय, तो ये आपके लिए अहमियत रखती है। ठीक है, ऐसे ही मैंने शॉर्ट सर्किट वाला इसलिए पकड़ा जैसे आप सीख पावे, और ये एग्जाम में आए हुए सवाल हैं। तो ऐसा ना सोचिएगा कि सर कोई एग्जाम से बाहर के सवाल या कोई ऐसा सवाल जो आ नहीं सकता है बात कर रहे हैं आपसे। ठीक है, इसको दोबारा सुनिएगा इस कहानी को। अब यहां पर देखिए C2 C3 एंड C2 C3 C4 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स इस वजह से। ठीक है, अब ये कितना सरल हो गया। ए से स्टार्ट करें, एक कैपेसिटर बना C1 और ये तीनों हो गए पैरेलल में। और इसके बाद एक है C5, ये हो गए C2 C3 और C4। ये पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? C पैरेलल नेट लिख देता हूं, तो C2 प्लस C3 प्लस C4 सब कितने कितने थे? 2 माइक्रोफैरेड के। तो 2 प्लस 2 प्लस 2 6 माइक्रोफैरेड, ये पैरेलल वाला। और हमें मालूम है कि ये और ये पूरा और ये सीरीज में है। C टोटल नेट ये रहा 2 माइक्रोफैरेड, इस पूरे की कहानी 6 माइक्रोफैरेड, इसकी कहानी 2 माइक्रोफैरेड। 1 अपॉन में चलेगा, सीरीज में है, इसको हटाओ। तो सीरीज में हुआ 1 अपॉन C नेट, 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 6, फिर 1 अपॉन 2। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ गया 6, तो ये 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6 यानी कि 7 अपॉन 6। यानी आंसर क्या रहा? C नेट आ गया 6 अपॉन 7 माइक्रोफैरेड। ये पहले वाले का आंसर। ठीक, और 6/7 बाकी आप निकाल सकते हैं। अच्छा, दूसरा क्या है? इफ ए डीसी सोर्स ऑफ 7 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस AB, अक्रॉस AB एक 7 वोल्ट का बैटरी लगा मारे, तो कह रहा है कि हाउ मच चार्ज इज ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। बड़ी आसानी सी बात है, यही कर देता हूं। पार्ट सेकंड की चर्चा चल रही है, चार्ज पूछ रहा है, तो चार्ज के लिए क्या लगाएंगे? C इज इक्वल टू C नेट इंटू V। C नेट था 6/7 माइक्रोफैरेड और V कितना दिया? 7 वोल्ट। 7 से 7 कट गया, 6 माइक्रोकूलम। और एनर्जी स्टोर्ड तो हाफ QV लगा दो यहां। एनर्जी स्टोर्ड U हाफ
QV, तो हाफ लिख दो 6 माइक्रो कूलाम का चार्ज है इंटू वोल्ट लगा है 7, तो Q है 6 माइक्रो कूलाम, है ना, 4 से कटा तो 6 इंटू 10⁻⁻⁶, और वोल्टेज कितना था, यही है ना भाई, हाँ वोल्टेज है 7, तो ये वैल्यू हो गई 7 × 21 21 माइक्रो जूल। ये आंसर इसका आ गया। बस इस तरह से हो जाएगा सवाल, ध्यान से देख लीजिए जिससे आप कर पाएं। ऐसे सवाल आपको जो बच्चे नीट वीट देते हैं वहां भी मिलते रहते हैं, समझ लेंगे तो फटाफट कर लेंगे, और वरना फिर तकलीफ रहती है। तो ये आप इसको नोट कर लें, मैं हट जाता हूं और नोट कर पाए होंगे, थोड़ा ऊपर कर देना चाहिए मुझे, यहां तक आना होगा। तो ये नोट कर ले, फिर अगला सवाल हम लोग करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, तो ये रहते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। बेटा ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई जगह पूछा जा चुका है। टू पैरेलल प्लेट कैपेसिटर X and Y हैव द सेम एरिया ऑफ प्लेट्स एंड सेम सेपरेशन between them. X has air between the plates, Y contains a dielectric of epsilon r चार। आप जानते हैं कि फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन A नॉट अपॉन D, या दूसरा लिखेंगे तो K C नॉट A अपॉन D। तो अगर मैं CX की वैल्यू लेता हूं X का CX, तो CY कितना हो जाएगा, डायलेक्ट्रिक 4 डाल दिया तो 4 टाइम्स हो जाएगा 4CX। इसमें सब कुछ सेम है, पहला एयर में था तो C है, दूसरा डायलेक्ट्रिक भरा है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जो कि CY बन गया। तो CX एक का है तो दूसरे का CY बराबर 4CX। कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ ईच रेजिस्टेंस इफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 4 माइक्रोफैरेड। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ये कैसे लगे हैं, पैरेलल की सीरीज पैरेलल लगे हैं। ठीक, अब ये पैरेलल अगर लगे हुए हैं तो हमारे ख्याल से कोई परेशानी ही नहीं आई, पैरेलल प्लेट है, लगे कैसे हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन 4 माइक्रोफैरेड, और इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि ये कैसे लगे हुए हैं। Two parallel plate capacitor X and Y have the same area of plates and same separation between them. X has air between the plates, Y contains the dielectric. Calculate the capacitance of each capacitor. Is equivalent capacitance of the combination is 4 microfarad. Calculate the potential difference between the plates. Estimate the ratio of electrostatic energy and वगैरह वगैरह। ये हम लोग यहाँ पर सीरीज कंसीडर कर लेते हैं। मैं कहीं पर नहीं पढ़ पा रहा हूँ कि किस कॉम्बिनेशन में बात लिखी गई है, सीरीज कॉम्बिनेशन में लेके चल रहे हैं। बाकी जैसा भी कॉम्बिनेशन लिखा हो वैसा आप कर सकते हैं, सीखने की चर्चा कर रहे हैं। लिखा होता है क्वेश्चन में, ये हो सकता है टाइपिंग एरर हो। तो ये कहानी हो गई, ये हो गया बेटा CX और ये हो गया CY। और हमारे ख्याल से है तो ठीक, डायग्राम भी शायद बना होगा। इसमें डायग्राम ये होगा जो लिखा हुआ है बेटा, ये डायग्राम मिसिंग है इससे, ये डायग्राम है। तो इस डायग्राम को इसके अंदर कंसीडर कर लीजिए आप, डायग्राम पिक्चर जो भी बोलते हो, तब ये डायग्राम दिया हुआ तो क्लियरिटी हो जाएगी कि सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आया, सीरीज में 2 है तो C1 C2 लगा सकते हैं, तो C बराबर CX इंटू CY, CX प्लस CY, ये इक्विवेलेंट हो गए। इसकी वैल्यू कितने के बराबर थी बेटा, 4 के बराबर। और हम ये भी जानते हैं कि CY की वैल्यू 4CX के बराबर है, तो CX इंटू CY का मतलब हो गया 4CX, ये CX प्लस 4CX बराबर 4, ये हो गया 4CX का स्क्वायर 5CX बराबर 4। CX से स्क्वायर गया कट, 4 से 4 कट गया,
तो Cx की वैल्यू कितनी आ गई? 5 माइक्रोफैरेड। और Cy कितनी आ गई बेटा? Cy था 4Cx, तो 4 इंटू 5 माइक्रोफैरेड, यानी कि 20 माइक्रोफैरेड। तो ये पहले वाले का आंसर आपको मिला है। ठीक, आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है। ठीक, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच का प्लेट डिफरेंस। तो पहले चार्ज निकाल लेते हैं, टोटल चार्ज। तो यहां पर सेकंड के लिए हम लोग Q निकाल रहे हैं, टोटल चार्ज। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस टोटल, जो कि 4 माइक्रोफैरेड दे रखा था हमें, ये तो ये 4 माइक्रोफैरेड Q इज इक्वल टू C इंटू V, जो कि 15 वोल्टेज का इस्तेमाल किया है। तो 15 चौके 60 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम। ये टोटल चार्ज यहां से पैदा होगा, ये जो इधर से चालू होगा, दोनों में सेम चार्ज होगा। तो यही चार्ज देखिए इस पे भी होगा, यही चार्ज इस पे भी होगा। तो Cx के लिए अगर निकालें तो Vx की वैल्यू क्या हो जाएगी? V इज इक्वल टू Q अपॉन C। तो QX अपॉन CX, Q तो सेम ही है। और Cx की बात करें तो Cx की वैल्यू निकाली है हम लोगों ने 5 माइक्रोफैरेड। 12 पंचे 60 यानी 12 वोल्ट, ये आंसर आया। और इसी तरह मैं Vx की जगह Vy निकाल दूं अगर, Vy तो Q एक्स वाई तो सेम ही है, Q अपॉन CY। Q था हमारा 60 इंटू 10 की पावर -6 और CY था 20 माइक्रोफैरेड। तो ये वैल्यू हो गई 3 वोल्ट। ये इस तरह भी निकाल सकते हैं, या आप टोटल चार्ज में से ये Vx निकाला, टोटल वोल्टेज में से 15 में से 2 घटाओगे 13 भी है, 3 भी आ जाएगा। भाई टोटल 15 वोल्ट था, ये 12 वोल्ट खा गया, 3 वोल्ट इसके लिए बचा। आप चाहो निकालो, चाहे सब्सट्रैक्ट करके निकालो, आपकी इच्छा। ठीक, कैलकुलेशन लंबा उसमें भी नहीं है। एस्टिमेट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन एक्स एंड वाई। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी एक्स एंड वाई, तो वहां के लिए भी बड़े आराम से आप कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट था जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ले रहे हैं, तो ux अपॉन ui, इनका रेशियो हाफ q स्क्वायर अपॉन cx, हाफ q स्क्वायर अपॉन cy। सब कुछ कट के आ जाएगा cy अपॉन cx। cy है 4cx अपॉन cx यानी 4। ये आंसर आ गया। देखिए कितने आराम से आप इसको कर पाएंगे, ध्यान पूर्वक देखिए, मैं आपको दिखा भी देता हूं। ऐसे ही सवाल एग्जामिनेशन में आएंगे, कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। प्रैक्टिस किए रहिए और वीडियो देख के नोट्स बनाते रहिए। और पुख्ता आपको प्रिपरेशन करनी है तो मैंने बताया अरविंद एकेडमी ऐप में और क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, आप लेके लगा सकते हैं। खैर एनीवे, यहां पर इसको नोट करें, फिर अगली चर्चा हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये आपने नोट किया होगा, इसको थोड़ा आगे ले जाते हैं बेटा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये यहां पर ये पूरी चीज यहां पर खत्म होते दिखती, मतलब ये सवाल खत्म होते दिखता है। चलते हैं अगले सवाल पर। आइए इस सवाल को देखते हैं। In the following arrangement of the capacitors, the energy stored in the 6 picofarad capacitor, ये है, पिको नहीं होना चाहिए, माइक्रो लिखा है तो माइक्रो ही जाएगा, ये मैं माइक्रो ही लिखूंगा इसको। इस ई, अच्छा ये इंटरेस्टिंग सवाल है बेटा। इसके अंदर जितनी एनर्जी है वो है, एनर्जी स्टोर्ड इसके अंदर ई है 6 माइक्रोफैरेड में। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। एनर्जी स्टोर्ड इन 12 माइक्रोफैरेड, ये बाजू वाला। फिर है एनर्जी स्टोर्ड इन 3 माइक्रोफैरेड, ये वाले भाई साहब। और टोटल एनर्जी पूछी होगी, फिर टोटल एनर्जी ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी
टोटल एनर्जी। तो एक एक करके निकालते हैं, तो लिखते सॉल्यूशन इधर है, करते उधर है। अब इसके लिए 6 माइक्रोफैरेड के लिए एनर्जी स्टोर्ड ई थी, तो हाफ CV स्क्वायर बराबर ई, एनर्जी का फॉर्मूला लगा दिया। हाफ सी कितना है, 6 माइक्रोफैरेड इंटू वी स्क्वायर बराबर ई। तो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, E/3 इंटू 10 की पावर -6। इसको पकड़ के रखेंगे। ये क्या है, फॉर 6 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। अब यहीं पर हम लगा दें, अगर फॉर 12 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, वोल्टेज इज सेम क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। वोल्टेज सेम एज इन 6 माइक्रोफैरेड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में सब कुछ ठीक है तो एनर्जी स्टोर्ड मैं लिख देता हूं इसको E12। इसमें कितनी एनर्जी हो जाएगी, हाफ C यानी 12 माइक्रोफैरेड और इंटू वी स्क्वायर। बात बराबर आ गई। वी स्क्वायर की वैल्यू यहां से पुट कर दो, तो E12 बराबर हाफ इंटू 12 इंटू 10 की पावर -6 इंटू E/3 इंटू 10 की पावर -6। मेरे ख्याल से ठीक है। ये यहां पर थोड़ी गड़बड़ है, ये +6 है बेटा। ये जब नीचे जाएगा 3 बटेगा तो 3 नीचे और 10 की पावर +6 आएगा। ओके, तो ये 10 की पावर +6 हो गया। अब यहां पर वैल्यू देखिए, 2 से काटा 6 आ जाएगा, ये दोनों खत्म हो गए, 3 2 6, 2E आ जाएगी वैल्यू। तो E12 की वैल्यू 2E, ये भी एक आंसर मिल गया। जो इसके अंदर एनर्जी को बता रहा है। फॉर 3 माइक्रोफैरेड ऐसे लिख देते हैं। 3 माइक्रोफैरेड के लिए क्या करेंगे, अब वहां पर हमको पहले, वहां पर वोल्टेज सेम नहीं है, इन दोनों का चार्ज इस चार्ज के बराबर है, सेम चार्ज मिलेगा। Q = CV होता है, तो सेम चार्ज अगर है तो मैं C1V1 प्लस C1V1 बराबर C2V2 कर सकता हूं। इसके लिए टोटल कैपेसिटेंस कितना है, पैरेलल 6 + 12 18, तो इसके लिए लिख दो 6 + 12 माइक्रो वगैरह 10 की पावर -6। वोल्टेज इसके अक्रॉस लिया है हम लोगों ने V, इस सिस्टम की बात कर रहा हूं। और यहां पे जब पहुंचोगे तो C2 है 3 माइक्रोफैरेड और जो पोटेंशियल है उसको V' ले लेते हैं। अब यहां पे 10 की पावर -6, 10 की पावर -6 कट गया, V' की वैल्यू कितनी आ गई, 6V बराबर है। अब देखिए V', अब इस वाले को हम इंसर्ट करने के चक्कर में, ये जो V स्क्वायर था, V स्क्वायर यहां नहीं है, इसलिए हम स्क्वायर कर देंगे यहां। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, V स्क्वायर, इसको थोड़ा ऐसा ब्रैकेट डाल दूं, नहीं तो लगेगा ही नहीं स्क्वायर है। और इसको आपने स्क्वायर किया तो V' का स्क्वायर आ जाएगा 36V स्क्वायर, 36V स्क्वायर, 36 लिख दीजिए और V स्क्वायर की वैल्यू वहां से डाल दीजिए, E/3 इंटू 10 की पावर 6, 12 × 36, 12E इंटू 10 की पावर 6। ये क्या है, V' का स्क्वायर। अब यहां पर इसकी एनर्जी की बात की जाएगी, जो कि हाफ CV स्क्वायर लिखी जा सकती है। तो E और 3 माइक्रोफैरेड का था, तो E3 लिख देता हूं, हाफ C 3 माइक्रोफैरेड और ये CV स्क्वायर लगा रहा हूं, C लिख देना चाहिए क्या, हाफ C 3 माइक्रोफैरेड इंटू V' का स्क्वायर। तो हाफ C3 का मतलब 3 माइक्रोफैरेड और V' का स्क्वायर हो गया 12E इंटू 10 की पावर 6। तो
काट दो तो किससे कटा, ये 2 से कटो तो 6 आ गया, 6 3 18, ये दोनों खत्म हो गए तो 18E। E3 की एनर्जी आ गई 18E। अब सारी एनर्जी जोड़ दीजिए, एंड टोटल एनर्जी जो कि इसका पार्ट नंबर जहां तक तीसरा था, टोटल एनर्जी, सब एनर्जी तो जुड़ जाएगी सिंपली, तो E टोटल इज इक्वल टू, पहले वाली कितनी थी E, दूसरे में कितनी आई थी 2E, और तीसरे में कितनी 18E। क्योंकि एनर्जी में पैरेलल हो या सीरीज हो, सब में एनर्जी सिंपली ऐड हो जाती है। तो ये रहा आपका कितना 18E, तो टोटल वैल्यू आ जाएगी 21E, और ये रहा आपका आंसर 21E। इस तरह आप नोट कर सकते हैं, ऊपर से दिखा दूं जिससे आप इसको शांति से पकड़ पाए पूरी बात। तो यहां से क्वेश्चन स्टार्ट है, इसको नोट कर लें आप, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे लॉजिक क्लियर करता है। इसको मैं थोड़ा सा और ऊपर ले जाता हूं, और यहां पर इसको आप इस तरीके से नोट कर लीजिए। तो बच्चों आगे की चर्चा करते हैं, ये नोट कर लिया होगा आपने, और मैं ग्रीन कलर लेना चाहूंगा पहले, फिर आगे हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये अगला क्वेश्चन, ये सारे बड़े ही ध्यानपूर्वक सिलेक्ट किए हुए क्वेश्चंस हैं जिससे आपका काम बन सके। तो 2 कैपेसिटर्स ऑफ अननोन कैपेसिटेंसेस C1 एंड C2 आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज। पहले इनको सीरीज में लगाया है, एंड देन इन पैरेलल, अच्छा उसके बाद इन्होंने पैरेलल में लगाया है C1 C2। आगे क्या कहते हैं समझ लेते हैं। अक्रॉस ए बैटरी ऑफ 100 वोल्ट, अच्छा भाई बैटरी तो लगाई नहीं हम लोगों ने, ये लगी 100 वोल्ट की बैटरी, यहां भी 100 वोल्ट की बैटरी, ठीक है। इफ द एनर्जी स्टोर्ड इन 2 कॉम्बिनेशन इज दिस वन एंड दिस वन, इसमें एनर्जी स्टोर्ड है 0.045 जूल और इसमें है 0.25 जूल रेस्पेक्टिवली। डिटरमाइन दी वैल्यू ऑफ C1 एंड C2, और आगे क्या बोल रहा है, ऑल्सो कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब यहां पर देखिए C1 प्लस C2 करना आसान होता तो इसको मैं पहले पकड़ रहा हूं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये पैरेलल सीरीज में लिख नहीं रहा, इतना मालूम है आपको। CP की बात करूं तो मैं इसको C1 प्लस C2 लिख सकता हूं। तो इसमें एनर्जी स्टोर्ड कितनी हो जाएगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में, हाफ टोटल CP का स्क्वायर, मैं लिख देता हूं चलो एक बार, जिससे कि CP का स्क्वायर इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, हाफ C1 प्लस C2 और V का स्क्वायर बराबर एनर्जी है 0.25 जूल, बराबर है। अच्छा C1 C2 मालूम नहीं है, लेकिन V हमको मालूम है 100 का स्क्वायर, तो हाफ C1 प्लस C2 इंटू 100 का स्क्वायर बराबर 0.25। आप और हम ये समझ पाए होंगे। अब ये C1 प्लस C2 की वैल्यू निकाल ली जाए तो क्या बुराई है, 2 इंटू 0.25 इंटू 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर का मतलब है 10 की पावर 4, तो ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 0.5 और नीचे 10 की पावर 4। तो ये वैल्यू कितनी बची, ऊपर अगर ले जाते हैं तो मैं इसको लिख देता हूं C1 प्लस C2 बराबर 0.5 इंटू 10 की पावर -4 या 5 इंटू 10 की पावर -5। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इधर जगह नहीं है तो मैं इधर लिख देता हूं, ये इक्वेशन नंबर 1 है जो काम आएगी अपने। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करता हूं, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करता हूं, तो थोड़ा यहां लिख लेता हूं, फिर अगली स्लाइड में लिखना पड़ेगा, थोड़ी वर्किंग लगेगी इसमें। तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन हमारा CS कितना हो जाएगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इसके अंदर एनर्जी कितनी हो जाएगी सीरीज कॉम्बिनेशन में, हाफ CS V स्क्वायर, मतलब हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2
इंटू वी स्क्वायर। ये आप और हम बड़े प्रेम पूर्वक जान रहे हैं। अच्छा, इसकी वैल्यू भी दे रखी थी, थोड़ा सा वर्किंग और करेंगे। इस पूरे की वैल्यू देखिए, हाफ लिखा, C1 C2 लिखा, और यहां पर इसकी वैल्यू दे रखी थी 0. दिख नहीं रहा है, 4 करके कुछ थी, 0.45। तो ये वैल्यू थी। देखिए मैं इसको लिख दूं क्योंकि आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1/2 C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और V स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर, लगभग 0.045 है जहां तक जूल। अब यहां पर मैं इसी जगह पर C1 C2 लिखूं तो कितना लिख सकता हूं, 0.45 इंटू 2 अपॉन 100 का स्क्वायर, और ये C1 इंटू C2, और इसकी वैल्यू C1 प्लस C2 की वैल्यू 5 दे रखी, 5 इंटू 10 की और -5, 0.045 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 10 की पावर -5 होल अपॉन 100 का स्क्वायर। इसको सॉल्व जब आप करोगे तो ये 10 की पावर चला जाएगा -4 ऊपर, -9, 10.45 यानी 4.5 इंटू 10 की पावर -10। ये इक्वेशन नंबर 2 है। मैं यहां लिखता हूं C1 C2 बराबर 4.5 इंटू 10 की पावर -10। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये देखिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हम ये 10th क्लास में पढ़े हुए हैं कि अगर C1 प्लस C2 मालूम हो, C1 इंटू C2 मालूम हो, तो C1 माइनस C2 निकाला जा सकता है। एक मैं स्लाइड ऐड कर रहा हूं जिससे आराम से हम लोग इस बात को समझ पाएं। हमें ये मालूम है, इधर से शुरू करता हूं, कि C1 माइनस C2 का मैथमेटिकली अगर स्क्वायर लिखूं तो मैं C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर -4 C1 C2, ये इनइक्वालिटी बहुत 9th में शायद आप यूज करते होंगे, 9th में ही जहां तक, या 10th में। तो C1 माइनस C2 अगर निकालना पड़ जाए तो अंडर रूट C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर -4 C1 C2। तो C1 प्लस C2 की वैल्यू पीछे से थी 5 इंटू 10 की पावर -5 का स्क्वायर, 4 इंटू 4.5 इंटू 10 की पावर -10। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो करीबन आ जाएगा 2.64 इंटू 10 की पावर -5। ये है C1 माइनस C2 की वैल्यू। एक और इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3 कह देते हैं। अब हमें, और C1 प्लस C2 पीछे से पता है, C1 प्लस C2 हमको पता थी 4.5 इंटू 10 की पावर -5, जो कि इक्वेशन नंबर हमारे ख्याल से 1 थी, जैसा हम लोग बातचीत कर रहे थे। भी मैं दिखा दूंगा, दिस इज 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इन दोनों को आप सॉल्व कर लीजिए। तो मैं यहां पे लिख नहीं रहा हूं, आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड 3 जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, वैल्यू निकल आएगी। तो C1 की वैल्यू आ जाएगी 38.2 माइक्रोफेरेड, और C2 की वैल्यू आपकी निकलेगी 11.8 माइक्रोफेरेड। तो ये तो एक पहला आंसर आ गया आपका। कुछ और भी पूछा था, वो भी देख लेते हैं, फिर सवाल करेंगे आगे। तो यहां पर ऑल्सो कैलकुलेट द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां पर कितना चार्ज है, वो पोटेंशियल तो 100 इसका है, तो 100 इसका है, 100 इसका है, Q इजिकल टू CV लगाना है। तो मैं अगली स्लाइड पे चलता हूं और चार्ज की बात करता हूं। तो चार्ज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो C1 की बात करूं तो क्या बोलोगे, Q1 की बात करूं तो C1 इंटू V, C1 है 38.2 इंटू 10 की पावर 6 और V था 100।
तो 38.2 इंटू 10 की पावर -4 कूलाम। Q2 की बात करो बेटा तो C2 इंटू V 11.8 इंटू 10 की पावर -6 इंटू 100, तो 11.8 इंटू 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 कूलाम। ये आंसर नंबर 2। तो ऐसे सवाल अगर आप लगाएंगे, विश्वास कीजिए मजा आ जाएगा। तो इसको नोट करें आप, इसको मैं ऊपर से दिखाता हूं। हाँ, यहाँ तो ठीक था, तो इसको आप स्क्रीनशॉट आप ले लें और फिर आगे की बातचीत करेंगे। मेरे ख्याल से आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा अब तक। मैं थोड़ा ऊपर करना चाहिए मुझे, तो ये रहा, यहाँ रोकते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसी का जो दूसरा पार्ट है बाजू वाला वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो इसके नेक्स्ट वाला देख लेते हैं जो कि ये है। ठीक है, इसको भी नोट करें, स्क्रीनशॉट लें या पॉज करके नोट डाउन करें, जो भी आपको ठीक लगे। इस तरह से इसको नोट कर लीजिए या इसको पॉज मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन कलर ले लेते हैं, तो है ही ग्रीन कलर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने बेटा जी लिखा है, एमसीक्यू टाइप है 2022 का। 3 charges 2q, -q and -q lie at vertices of an equilateral triangle. The value of E and V at centroid of triangle will be, ये will लिखा हुआ है। ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा, +2q -q, और इसका सेंट्रॉयड आप लेने गए ऐसे, सेंट्रॉयड सी से लिख देते हैं, जी लिख दो, जो भी आप पसंद करें। आप जानते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में, ट्रायंगल के अंदर ये डिस्टेंस सेंटर से अगर मैं r ले लूं सेंट्रॉयड से, तो ये तीनों के लिए इक्वल होगी। ये r है तो ये भी r होगी, ये भी r होगी। इस केस में जो पोटेंशियल होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। कैसे 0 हो जाएगी? ये जो पोटेंशियल बना रहा है, अगर इसको मैं नाम दे दूं, देखिए 1 2 3, तो 1 का पोटेंशियल एट g का क्या रहा? वो रहा 1/4πk इंटू 2q/r। v2 की वैल्यू हो गई -kq/r और v3 की वैल्यू हो गई -kq/r। नेट पोटेंशियल एट जी v1 प्लस v2 प्लस v3, तीनों को जोड़ रहे हैं, देखिए तो शून्य आ रहा है, तो पोटेंशियल इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड का जिक्र करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे, ये माइनस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी तरफ, और ये प्लस है तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ, यानी इन तीनों का नेट रिजल्ट 0 नहीं आएगा। तो v इज इक्वल टू 0 बट E इज नॉट इक्वल टू 0। इसके हिसाब से ऑप्शन बनेगा C इज द ऑप्शन। इस तरीके से ये सवाल कर पाएंगे। थोड़ा ध्यान और केयरफुलनेस बनी रहनी चाहिए। तो अगला सवाल करते हैं हम लोग। ये इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 2022 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। इक्विपोटेंशियल सरफेस कुछ ना कुछ जरूर आएगा। दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ये तो ट्रू है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस ऑन देम इज 0, ये भी ट्रू है। किसी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस पे आप यहां हो चाहे यहां हो, कोई भी चेंज नहीं होता, सेम पोटेंशियल होता है, तभी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स, ये गलत है, ये गलत है। तो आंसर इज सी। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसके लिए जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती हैं ये प्लेन्स होती हैं पैरेलल, स्फीयर नहीं होता, ये आपने पढ़ा भी होगा। तो नंबर सी इज नॉट ट्रू। दे कैन बी इमेजिनरी स्फीयर्स, ये पॉसिबल है। सी इज नॉट पॉसिबल। तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, जिससे बातों को समझ पाएं। तो इस तरह मैंने बड़े ही बढ़िया तरीके से चूज किए हुए क्वेश्चंस आपको कराए हैं जो आपको ट्रेमेंडस हेल्प करने वाले हैं।
ये सीरीज मैं आगे तभी चला पाता रहूंगा जब तक आपसे मुझे शक्ति मिलती रहेगी, मतलब सपोर्ट मिलता रहेगा। सपोर्ट कैसे दिखाएंगे? लाइक बटन दबा के और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आपको कितनी मदद हो रही है। अगर इसका कैसे आप ले सकते हैं प्रेजेंटेशन, उसकी भी बात फिर से याद दिलाऊंगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करने में कुछ नहीं जाता, अरविंद सर को मोटिवेशन आता। और अगर ये वीडियो वाकई आपको हेल्प किया है तो अपने किसी एक दोस्त को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे उसकी हेल्प होगी, अच्छा कंटेंट पढ़ने को मिलेगा, अरविंद सर को पॉजिटिव मोटिवेशन आएगा कि मुझे और अच्छी आपके लिए मदद करनी है और अच्छे वीडियो लेके देने हैं। और आपकी तरफ से अरविंद सर को ये होगी गुरु दक्षिणा, जिसमें आपका कोई खर्चा नहीं लग रहा होगा। तो चलिए आपको दिखाता हूं कि इसका पीडीएफ लेने के लिए आप अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप लेना चाहते हैं तो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर ले, कई तरह के कोर्सेज है इसमें, स्टोर सेक्शन में जाके चेक कर लीजिए। वहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी सीरीज है श्योर शॉर्ट क्वेश्चन के नाम पर। वहां के क्वेश्चन भी अगर इसके साथ लगा लेंगे, एक जबरदस्त तैयारी आपकी हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं ये इंफॉर्मेशन काफी आपके लिए फ्रूटफुल रही होंगी। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बेटा, थैंक यू।